हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एमपीएस 003 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। इससे पहले कई सारे वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने एमपीएस 003 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो के बाद जाकर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अभी दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है हम लोग अपने जो आंसर्स होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करते हैं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर आप सभी इग्नू में न्यू हैं आप सभी को स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं। हमारे चैनल पे आपको आपके असाइनमेंट के पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं जिनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ़ोन नंबर आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर अपने असाइनमेंट के पीडीएफ्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे बच्चों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में। यानी कि जब हम इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया का, वहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद है उसका क्या रोल है। सबसे पहले हम बताएंगे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। जो हमारी संसद है बच्चों, वो कई सारे रिफॉर्म्स करती है, जैसे कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी कि गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता को हल करने के लिए जो हमारी संसद है वो कानून बनाती है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल देंगे हमारे राइट टू एजुकेशन का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, और हमारा मनरेगा और हमारा जीएसटी। ये सारे के सारे जो लैंडमार्क लेजिस्लेशन हैं इनकी वजह से इंडिया का एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंडिया का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ा। देन जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसका दूसरा काम होता है बजट तैयार करना। जो हमारी पार्लियामेंट है वो रिव्यू करती है, अप्रूव करती है यूनियन बजट को, ensuring that resources are allocated to welfare schemes and developmental projects। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या एश्योर करती है कि जो भी बच्चों हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल हों। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं जब हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनमें स्पेशल अटेंशन मिले, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर को, इन सब को स्पेशल अटेंशन मिले। संसद केंद्रीय बजट की समीक्षा और अनुमोदन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संसाधन कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं में आवंटित किए जाएं। और जो संसद है वह यह भी ध्यान रखती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर क्या हो, विशेष ध्यान दिया जाए। आई होप कि आपको 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला जिसमें आप लोग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, देन आपका जो दूसरा है जिसमें आप लोग बजट के बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिस्कशन शेप पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। जो पार्लियामेंट में जो भी डिबेट्स होती हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, उनका एम होता है, क्या एम होता है उनका, कि हमारा जो देश है और हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, ऊंच नीच है, वो ख़त्म हो जाए और ग्रोथ को बढ़ावा मिले। कमेटीज़ लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी एंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। ठीक है। संसद बहसें और चर्चाएं असमानताओं को कम करने और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आकार देती हैं। लोक लेखा समिति, पीएससी जैसी जो समितियां हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं जो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ जो संसद है वो लोगों का भला करती है और लोगों को एम्पावर करती है। जैसे कि एससी एसटी जो होते हैं या विमेंस होती हैं, वो सारे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, उन लोगों को ऊपर उठाने का काम हमारी संसद करती है। इसमें हमारा आता है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट एंड विमेन रिजर्वेशन बिल। ओके, ये है संसद के कार्य।
और पैसा अधिनियम जो है, पैसा एक्ट है बच्चों, हमें पता है, जिसे कानूनों के माध्यम से सशक्तिकरण करती है, जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करती है और महिलाओं का सशक्तिकरण करती है, एम्पावर करती है SC STs को। उसके बाद जो संसद है वो रिप्रेजेंट करती है डाइवर्स इंटरेस्ट को। आप सभी को पता होगा कि संसद में हर एक स्टेट के लोग होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर रिजर्वेशन होता है, मतलब विमेंस भी होती हैं, वुमेन जो होती हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोसाइटी को, और ये हमारी सोसाइटी के डाइवर्स नेचर को दर्शाता है। संसद समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करके समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। ऐसा विकास जो समावेशी हो, जिसमें सबका विकास हो रहा हो, तो संसद का कार्य है समावेशी विकास करना। ठीक है, यह कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ठीक है, और समान सामाजिक आर्थिक नीतियां सुनिश्चित करती है कि जो नीतियां हैं वो कैसी हो, समान हो, एक जैसी हो। साथ ही साथ सोशल इश्यूज को भी ये एड्रेस करती है। थ्रू लॉज एंड डिबेट्स पार्लियामेंट टैकल्स इश्यूज लाइक जेंडर इनइक्वालिटी जैसे जो इश्यूज हैं, चाइल्ड लेबर है, इन सारे इश्यूज को जो है हमारी संसद क्या करती है, टैकल करती है, सॉल्व करती है। संसद एक्ट लेकर आती है जिसमें आपका दहेज निषेध अधिनियम है 1961 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि संसद कैसे सोशल रिफॉर्म करने में अग्रणी है। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की हम बात करें तो जो पार्लियामेंट है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जब 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स हुए थे तो वहाँ पर हमारी पार्लियामेंट ने एक रोल प्ले किया था। उसकी वजह से हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन हुआ और इंडिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। और जो सरकार है वो देखती है कि जो भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ठीक से काम करते हैं या नहीं करते हैं, उनको मॉनिटर करती है। तो वो देखती है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत, क्या ये सारे के सारे जो हैं, ये जो योजनाएं हैं, कि क्या इनका कार्यान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट मॉनिटर्स आउटकम्स एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, और ये क्या करती है, आउटकम्स को देखती है, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है कि नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो सजेशंस भी देता है। इन एसेंस द पार्लियामेंट सर्व्स एज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारी संसद है वह भारत में आर्थिक परिवर्तन का बच्चों क्या है, एक तरीके का आधार स्तंभ है। उसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया के बारे में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ ओवर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हाउ कैन दिस बी रिड्यूस्ड। इंडिया के अंदर जो ओवर अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना है रूरल अर्बन माइग्रेशन का। हम सभी को पता है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो सिटीज़ की तरफ आते हैं, बिकॉज जो सिटीज़ होती हैं वो उन्हें ऑफ़र करती हैं जॉब्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जिसकी वजह से सिटीज़ के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं वो मतलब खिंचे चले आते हैं सिटीज़ की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, रोज़गार के अवसरों की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है। देन हमें बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। हम सभी को पता है कि अर्बन एरियाज़ में जो है बर्थ रेट हाई है, जिसकी वजह से जो अभी पॉपुलेशन है उस पर बर्डन पड़ता है। देन फिर माइग्रेशन होता है, तो इसकी वजह से जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण है ओवर अर्बनाइजेशन का हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। दिस अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ लीड टू कंजेशन एंड इनएडिक्वेट हाउसिंग, और इसकी वजह से जो लोग हैं उनको आवास की भी समस्या आ रही है। देन लैक ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट,
जो हमारा रीजनल डेवलपमेंट है उसमें किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं है, उसकी कमी हो रखी है। कहीं पर तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्बनाइज्ड हैं, तो कहीं पर बिल्कुल ही विलेज है। तो इस डिस्पैरिटी की वजह से माइग्रेशन करते हैं लोग शहरों की तरफ। अर्बन एरियाज़ में कोई प्लानिंग नहीं होती, गवर्नेंस नहीं हो पाता इतने अच्छे से, अच्छी वाटर सप्लाई, सैनिटेशन ये सब नहीं है, तो ये सारे इश्यूज़ भी हमारे सामने आते हैं। जो लोग हैं वो देखते हैं कि अगर वो सिटी में रहेंगे तो उनकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। वो लोग थोड़े से मॉडर्न हो जाएँगे, उनके पास एंटरटेनमेंट के साधन होंगे और रूरल एरियाज़ में अमेनिटीज़ की कमी होती है, कॉज़िंग पॉपुलेशन शिफ्ट, जिसकी वजह से जो जनसंख्या है वो पलायन करती है। मेजर्स टू रिड्यूस ओवर अर्बनाइजेशन। अब हम लोग ओवर अर्बनाइजेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम लोगों को क्या करना है कि हमें रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। हमें बढ़ावा देना है कि जो हमारे गांव हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें शहरों की तरफ ना आना पड़े। ठीक है, वहाँ पर भी लोगों को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाएं, जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें रोज़गार दिया जाए। फिर हमें इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइज़ करना है, ये नहीं कि केवल किसी एक शहर में ही जाकर हमने सारी इंडस्ट्रीज़ लगा दी। हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना है। उसके बाद हमें हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है। डेवलप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स। अर्बन स्लम्स में थोड़ा सा क्या करना है, वहाँ पर भी कुछ न्यू वो लेकर आनी है, न्यू स्कीम्स लेकर आ सकती है सरकार, हाउसिंग स्कीम्स लेकर आ सकती है, ताकि जो अर्बन में भी जो स्लम वाले एरियाज़ हैं उनको अच्छा किया जाए। शहरी झुग्गियों को ख़त्म कर दे सरकार, स्ट्रेंथ करे अर्बन प्लानिंग को, अर्बन प्लानिंग की तरफ ज़्यादा सरकार ध्यान दे। ठीक है, जो भी अनप्लैन्ड ग्रोथ हो रही है वो सब हटाए सरकार। ठीक है, एक तरीके से डेवलपमेंट करे और लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाए, लोगों को एजुकेट करे कि ओवर अर्बनाइजेशन क्या होता है और लोगों को कैसे वो लोग अपने गाँव में रहकर भी उद्यमिता मतलब उद्यम खोल सकते हैं। अपने गाँव में रहकर ही लोग अपनी फैक्ट्रीज़ खोल सकते हैं, वहाँ पर भी लोग अपने काम शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, है ना? फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर सरकार को चलाने चाहिए, जो कि नीड है फ़िलहाल इंडिया की, कि इंडिया में थोड़े से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी होने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों को स्मॉल फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे रूट कॉजेज़ हैं। हमेशा हमें कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको टैकल करने के लिए उसके रूट कॉज को ख़त्म करना होता है। ये था हमारा MPS 003 का वीडियो। ऐसे ही हमने MPS 1-2 के भी कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और बाकी के जो वीडियोस हैं उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, MPS 1 की, आपके MPS 2 की, 4 की, उन सब की प्लेलिस्ट में से आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आपको अपने कौन से एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए और उसका वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग लेकर आएंगे। वीडियो लेकर आने का जो हमारा जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर सपोज़ आपने मुझे आज कमेंट करके बताया कि आपको MPS 004 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दिसंबर के, यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियसली ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बच्चों रिपीट हुए हैं। ठीक है, देन फिर हम उसमें से क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर आते हैं आप सभी के लिए। हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको अपने असाइनमेंट्स के PDFs चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई देंगे और आप लोगों को उन्हें अपनी डिटेल्स बतानी है, दे विल सेंड यू द PDFs। ओके।